पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी से मेरी बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान उस बड़े अधिकारी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम पूरे भारत की हर एक पुलिस से नंबर 1 चल रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक मुंबई पुलिस नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन अब नंबर 1 दिल्ली पुलिस है। दरअसल 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक सामने से होते हुए एक बाइक गुजरती है और वो एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चला देती है। जैसे ही गोली चलती है उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहे थे और भागते भागते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। उनका एक फ़ोटो आता है सामने और वो फ़ोटो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मुल्कों में वायरल होना शुरू हो जाता है। अब हर किसी की ज़ुबान पर बस एक ही बात थी कि आखिरकार ये शूटर हैं कौन। इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और जो नंबर 1 होने का दावा करती है पुलिस, उसने बताया कि इसमें से एक शूटर हरियाणा के पास जो गुरुग्राम है और उसी की एक कॉलोनी लगती है महावीरपुर, वहाँ का रहने वाला विशाल उर्फ कालू है। बस इतना था। ये जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से और अलग अलग जो सोर्स थे उसके माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो मीडिया का अब महावीरपुर में जमघट लग जाता है। विशाल के घर पर उसकी बहन के सामने बस माइक लगाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुम्हारा भाई क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्यों गोली चलाई, तमाम तरह के सवाल थे। बहन परेशान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। एक पल के लिए तो सबने यही मान लिया था कि विशाल उर्फ कालू ने ही सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी। यही नहीं, रोहतक जो कि हरियाणा में है, वहां पर 29 फरवरी 2024 को एक व्यापारी, इसका नाम होता है सचिन मुंजाल, उसकी लगभग 21 गोलियां मारी जाती हैं और हत्या कर दी जाती है। उस घटनाक्रम में भी इस विशाल उर्फ कालू का नाम जोड़कर देखा जा रहा था और ज़्यादातर अब यही मान चुके थे और दूसरे के बारे में बताया जा रहा था कि वो दूसरा रोहतक का है। इससे पहले कि इस पर मोहर लगती, क्लियर होता कि हाँ सचमुच सलमान खान के घर के सामने जो फायरिंग करने वाले थे वो यही विशाल और उसका जो साथी है वो हैं, लेकिन इससे पहले ही बम्बई पुलिस ने जो अपना काम किया वो सबको हैरान कर दिया। दरअसल मुंबई पुलिस ने गुजरात के भुज से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर ले लिया। आगे की कहानी पुलिस अब जल्दी सुनाने वाली है, लेकिन आखिर हुआ क्या था, कहाँ से वो चले शूटर, कैसे उनकी मुलाकात हुई और किसने उनको भेजा, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की और यही समझाने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो बिहार प्रदेश का एक इलाका है पश्चिम चंपारण और उसी का ही एक थाना लगता है गोनाहा। गोनाहा का है एक मंझरिया पंचायत है और मंझरिया पंचायत का एक गांव लगता है गांव मसी। गांव मसी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है विक्की साहब गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, और दूसरा उसका साथी होता है सागर श्री जोगेंद्र पाल। दरअसल ये दोनों लड़के गांव में रहते हैं और इनकी हालत बद से बदतर है, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनके पास या तो झोंपड़ी है या फिर मकान है। मकान है तो बिल्कुल कच्चे जैसी हालत में है, गिरने जैसी हालत में है, यानी कि हैंड टू माउथ वाली स्थिति है। गरीब लोग हैं बेहद, और हाथ तो हाथ कमाना, उसके बाद खाना, कुछ ऐसी ही ज़िंदगी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, कुछ समय से इनमें ऐसे लग रहा है जैसे क्या हवा भर गई हो, हवा दबंग बनने की, हवा कुछ नाम कमाने की, हवा कुछ इस तरह से कि अपनी पहचान को बड़ा करने की। लेकिन गांव के लोग, आसपास के लोग ये समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई किसी ने जानने की ना कोशिश की, ना इनके माँ बाप ने, ना इनके परिवार के लोगों ने, ना ही दोस्तों ने, किसी ने भी जानने की, समझने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार विक्की साहब गुप्ता और सागर श्री जोगेंद्र पाल किस बात की दबंगे दिखा रहे हैं। काश की पूछ लेते तो आज ये कहानी सुनाने की आपको ज़रूरत ना पड़ती। हालांकि इन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा कि हम लुधियाना जा रहे हैं कुछ खाने कमाने के लिए, कुछ करने के लिए। साथ में इनका एक दोस्त होता है आशीष चौहान। दरअसल आशीष चौहान ने साल 2019 में लव मैरिज की थी। उसकी जो पत्नी है जिसका नाम नीतू देवी है, वो रहने वाली मध्य प्रदेश की, उसको एक बेटा और एक बेटी भी है। ये तीनों दोस्त लुधियाना की तरफ सफ़र करते हैं और वहाँ आराम से निकल जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कुछ दिन काम करते हैं। लेकिन काम करने के दौरान ही किसी अदृश्य ताकत से इनकी मुलाकात हो जाती है। ऐसी मुलाकात की उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और दिखाया कि किस तरह से तुम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हासिल कर सकते हो और अपनी गरीबी को किस तरह से मिटा सकते हो, दूर कर सकते हो, कैसे तुम पूरे अलग अलग जगहों पर अपना नाम रोशन कर सकते हो। कुछ इसी तरह के सपने दिखाए गए और सपने दिखाने के बाद इन लोगों को एक लक्ष्य दिया गया, एक टारगेट दिया गया कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है। और उन्हें लगता भी था कि हाँ वाकई छोटा सा काम था।
अब इन्होंने लुधियाना से अपना जो सफ़र था वो मुंबई के लिए तय करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से तीनों ही साथी, विक्की साहब गुप्ता, दूसरा साथी सागर, तीसरा आशीष चौहान, ये मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद नवी मुंबई में एक पनवेल इलाका है और पनवेल इलाके में ही राधा कृष्ण अपार्टमेंट है। वहाँ पर ये 28 फरवरी 2024 को पहुँच जाते हैं। 1-2 दिन इधर से उधर रुकते हैं, कभी कहीं जाकर अपना ठिकाना बनाते हैं कि कुछ करते हैं, और यहाँ राधा कृष्ण अपार्टमेंट में एक कमरे लेते हैं किराए पर। और किराए पर कमरा लेने के बाद किसी से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखना था, लेकिन इनको जो टारगेट दिया गया था, इनका जो लक्ष्य दिया गया था, उसी पर फोकस कर रहे थे। अड़ोसी पड़ोसी कौन था, क्या खाता है, क्या पीता है, कब लोग आते हैं, कब जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। और जब ये किसी से मतलब नहीं रखेंगे तो आसपास के लोग भी इनसे क्या मतलब रखेंगे। लेकिन इनका एक मकसद था पनवेल में जगह लेने का। यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर के आसपास सलमान खान का एक फार्म हाउस है, और फार्म हाउस जो कि बताया जाता है कि कई किलोमीटर तक वहाँ जंगल ही जंगल का इलाका है। कुछ ऐसे ही एरिया में वो सलमान खान का फार्म हाउस था। उस पर लगभग इन्होंने 2-3 बार रैकी की। साथ ही यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने जो सलमान खान का बांद्रा में जो पौष इलाका है, समुद्र का किनारा है, वहीं पास में उनका एक गैलेक्सी अपार्टमेंट है, 8 मंजिला एक उनकी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में वो रहते हैं अपने परिवार के साथ। ही खान परिवार वहीं रहता है। तो लगभग 4 बार इन दोनों लड़कों ने, जिसमें एक का नाम सागर होता है और दूसरे का नाम विक्की गुप्ता होता है, इन्होंने वहाँ पर रैकी की। और रैकी करने के बाद टारगेट पे फोकस करते हुए 2 अप्रैल 2024 को एक एजेंट से संपर्क किया। और एजेंट से संपर्क करने के बाद कहा कि भाई साहब, हमें एक सेकेंड हैंड बाइक चाहिए। तो उस बाइक की कीमत थी लगभग 24,000 रुपये के आसपास। एक व्यक्ति बेच चुका था, एजेंट के पास थी, और इन्होंने जाके उससे अपना ख़रीद ली। और बाइक ख़रीदने के बाद ये जब बाइक से आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, तो सलमान खान की रैकी ही इन्हें करने का टारगेट दिया गया था। जो कि सलमान खान की अपनी तो खुद की निजी सुरक्षा है ही, लेकिन जब सलमान खान को पिछले काफ़ी समय से लगातार धमकियां मिल रही थी, तो महाराष्ट्र की सरकार ने भी इनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी, कि जो कि 24 घंटे उनके साथ साय की तरह साथ रहती थी। लेकिन जब ये अपनी बाइक से इनका पीछा करते थे, देखते थे कि कब आते हैं, कब जाते हैं, कब इनके घर पर सुरक्षा होती है, नहीं होती है, जब इन्होंने इस तरह से देखा, और देखने के बाद एक सही वक्त, सही टाइम इन्होंने मुकर्रर किया, और वो सही वक्त था सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास। और ये 14 अप्रैल 2024 की 4:50 पर उस रास्ते से, जो कि शाहरुख खान का घर पहले पड़ता है, जब उससे आगे और चलेंगे तो फिर सलमान खान का घर आता है बांद्रा में, और वहाँ से 10 सेकंड का इन्होंने समय लिया था, इससे ज़्यादा नहीं। और 10 सेकंड में इन्होंने 5 राउंड गोलियां चलाई थी, 5 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 3 राउंड जो गोलियां चलती हैं वो हवा में निकल जाती हैं, और 2 गोलियां लग जाती हैं सलमान खान के। एक तो घर पे की दीवार पर लगती है, और दूसरी गोली लगती है उस झरोखे में, उस बालकनी में, जहाँ से कभी कभी सलमान खान खड़े होकर अपने फैंस को हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं। वहाँ जाकर वो गोली उनके घर के अंदर तक जब प्रवेश कर जाती है, जब घर वालों को ये बात पता चलती है, तो घर में जाहिर सी बात है हड़कंप मच जाता है। इस वक्त शायद सुरक्षा गार्ड नहीं थे जो उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा लगी हुई थी, उनके निजी सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे तो महज 4 गार्ड थे। और 4 गार्डों ने ये कंफर्म करने के लिए कि गोली चली है, कहाँ चली है, क्या बात है, जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, तब जाकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर से बातचीत की। और जैसे ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर को ये बात पता चलती है, न केवल मुंबई में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये बात फैल जाती है कि इस तरह से सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई है, उन पर गोलियां चलाई गई हैं। कौन थे वो, कौन नहीं थे, बस यही जानने की कोशिश कर रहे थे। और 10 सेकंड में ये दोनों बाइक सवार शूटर अपना काम करते हैं, और काम करने के बाद यहाँ से महबूब स्टूडियो की तरफ जाते हैं, और वहाँ से यू टर्न लेकर माउंट मैरी के पास गिरजाघर है, वहाँ पर ये बाइक छोड़ते हैं और अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब पुलिस की ये जिम्मेदारी बन रही थी कि ये कौन है। आखिरकार पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगालना शुरू किया, तो 2 तस्वीरें थीं। उन 2 तस्वीर, 2 नहीं, 1 तस्वीर थी, 1 तस्वीर में 2 व्यक्ति होते हैं। अब वो कौन हैं? अब पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। न केवल 12 टीमें लगाई पुलिस ने इन्हें ये पता करने के लिए आखिरकार कौन है, बल्कि 5 राज्यों की पुलिस ने स्वतः ही इस मामले को संज्ञान लिया और उसमें अपना काम करना शुरू कर दिया। इसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, सभी तरह की जो पुलिस थी, सभी प्रदेशों की वो ज़्यादातर लग जाती है। आखिरकार सलमान खान एक बड़े स्टार हैं, उनके घर पर इस तरह से फायरिंग करना, ये कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना और
जो कलाकार हैं उनमें भी पैदा कर सकता है। तो इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी और वो जिम्मेदारी साथ काम भी करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी सलमान खान से सीधे फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें तसल्ली दी कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और जितनी जल्दी हो सकेगा हम तुम्हारे उन घर पर जो फायरिंग करने वाले हैं उनको पकड़ लेंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ इसी तरह की कोशिश थी और अपना मुंबई पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। और जो सीसीटीवी कैमरे में जो जानकारी मिली थी, तो गलती से कहें या फिर जल्दबाजी में कहें, एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसको विशाल उर्फ कालू होता है, जो कि गुरुग्राम के महावीरपुर में बताया जाता है। वहाँ पर मीडिया वालों ने जब लगातार उसको बताना शुरू किया तो उसकी हिस्ट्री भी खंगालने शुरू की, उससे जो जुड़े हुए आरोप थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। और उसके बताया जाता कि उसमें 5-7 मुकदमे हैं, जबकि घर वालों ने साफ साफ इनकार किया था कि हमारा भाई ऐसा नहीं है। अब वो ऐसा है या नहीं है ये तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या रोहतक की पुलिस ही साफ स्पष्ट कर सकेगी। लेकिन जिस तरह से अचानक से नाम आया था, ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो 100% बिल्कुल ही पाक साफ है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात रही होगी। और जिस तरह से वो मीडिया वालों से उसकी बहन बातचीत कर रही थी, जिस तरह की उसकी टोन थी, उससे लग रहा था कि उन्हें शायद पुलिस का कोई डर या कोई किसी तरह का खौफ भी नहीं है। लेकिन पुलिस जब अपना काम करना शुरू कर देती है मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस की बात करें या फिर बड़े महानगरों की बात करें, बड़े बड़े महानगरों में चाहे दिल्ली है, गुड़गांव है, चेन्नई है, इस तरह के जो बड़े बड़े महानगर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उन्हें पूरी तरह से हाईटेक कर दिया गया है। हाईटेक कुछ इस तरह से कर दिया गया है कि शहरों के बिल्कुल प्रमुख इलाकों में, प्रमुख जगहों पर उन्होंने हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और उनमें लगभग 15 से 20 दिन का बैकअप रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी बैकअप रहता है शहरों में। अब किसी ने भी शहर के अंदर एंट्री करी तो ये समझ लीजिएगा कि वो कैमरे में कैद हो जाता है। अपनी गाड़ी से आता है, पैदल आता है, रिक्शे पर जाता है या किसी भी वाहन में जाता है, तो न केवल वो वाहनों को कैच करते हैं बल्कि चेहरों को भी अपने उसमें जद में ले लेते हैं और वो रिकॉर्डिंग होती है। अब उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से अब इन लड़कों ने, जो इसमें एक सागर होता है और विक्की गुप्ता होता है, ये लगातार जिस तरह से पैरवी कर रहे थे सलमान खान के घर की और सलमान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो उस हिसाब से कैमरे भी अपना काम कर रहे थे। और मुंबई पुलिस ने सबसे पहले उस बाइक को जो मिलती है, उस बाइक के आधार पर उसके जो नंबर थे, कहाँ कहाँ वो शहरों में घूम रही थी, कहाँ कहाँ नहीं घूम रही थी, उसके चेचिस नंबर के आधार पर उस एजेंट के पास पहुंचते हैं, उसकी गाड़ी के मालिक के पास पहुंचते हैं, साथ ही कितने में बेची, किस हिसाब से बेची, किसको बेची, उसकी जो जानकारी जुटाई जाती है। तो उन जानकारी से ये पता चलता है कि जो इस बाइक को ख़रीदने वाले जो लड़के होते हैं उसमें विक्की साहब गुप्ता होता है, दूसरा उसके साथी सागर श्री जोगेंद्र पाल होता है और उनकी लगातार फ़ोन पे बातचीत हो रही थी। जो आशीष चौहान जो उनका साथी होता है उससे बातचीत चल रही थी। अब पुलिस ने इनके चेहरे तो पहचाने लिए थे, लेकिन जब बाइक की खरीद फरोख्त हो रही थी तो वहाँ पर कुछ लेन देन भी चल रहा था, तो राइटिंग में बातचीत होती है और वहीं पर ये अपना मोबाइल नंबर भी अपना शेयर कर देते हैं और जिस घर में रहते हैं उस घर में भी। कुल मिलाकर पुलिस ने जो इनके पास मोबाइल नंबर थे और मोटरसाइकिल के माध्यम से इन तक पहुंची जाती है और पुलिस ने फिर इस मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि गुजरात के भुज में ये पहुंच जाते हैं। वहां पर इधर उधर बचने छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने गुजरात के भुजपुर की पुलिस से संपर्क साधा और संपर्क साधने के बाद पुलिस ने महज 48 घंटे में ही दोनों इन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद अब मुंबई की पुलिस इनके घर भी पहुँच जाती है। तो घर पहुँचने के लिए लगभग बताया जाता है कि 20 जीप उनके घर पे पहुंच जाती हैं, उनके गांव में पहुंच जाती हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े लेवल की शूटर, बहुत बड़े लेवल के बदमाश तो नहीं है, बहुत बड़े लेवल की उनके पास कुछ चीज़ें तो नहीं है, ऐसा तो नहीं उनके पास कुछ बहुत आधुनिक हथियार तो नहीं है। जब पुलिस ने उनके घर जाकर देखा, झोंपड़ी में रहने वाले, मकान भी टूटे फूटे, गरीबी की हालत, पुलिस ने इनके पिता इनके साहेब सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके जो सागर के पिता होते हैं योगेंद्र राउत को भी और उसके भाई राहुल कुमार को भी। उधर आशीष चौहान के जो पिता होते हैं अमेरिका महतो, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही मीडिया वालों का जमघट उस गांव में लग जाता है। अब इसकी जो माँ होती है सुनीता देवी, अलग अलग रंभा देवी, साथ ही नीतू देवी, सभी से ये पूछताछ करने लगते हैं। घर वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सलमान खान के घर के बाहर जाकर इस तरह से ये लोग फायरिंग कर सकते हैं। कौन है इसके पीछे, कौन नहीं है, घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। घर वाले बता सके तो सिर्फ इतना कि वो पंजाब के लुधियाना गए थे 4 पैसे कमाने के लिए, ताकि जो घर में भूखे रहते हैं पेट उनका भर सके। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उनके जो बालक हैं वो किसी दूसरी राह पर निकल चुके हैं। दूसरी राह यानी कि वो डॉनों के चक्कर में आ चुके हैं, जो डॉन हैं, जो कि अपने आप को कुछ समझते हैं। तो कुछ इसी तरह से जब पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया, पुलिस ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और ये दावा किया कि ये वही शूटर हैं, असली शूटर, जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी। आखिरकार पुलिस ने उनके पर
जान से मारने की कोशिश यानी कि धारा 307 और साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। और मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ ही एक और नाम तेजी के साथ वायरल हुआ था इस बीच में, और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई, जिसका नाम अनमोल बिश्नोई होता है, जिसने एक ऐसा दावा किया जाता है कि एक फेसबुक पर जो पोस्ट डाली गई थी कि ये तो सिर्फ एक टेलर है और आगे क्या हो सकता है हम बता भी नहीं सकते। कुछ इस तरह का टेलर था जो कि अनमोल बिश्नोई ने ये दिया था। अब इसकी अभी हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि वाकई सचमुच अनमोल बिश्नोई ने किया, लेकिन एफआईआर दर्ज अनमोल बिश्नोई के ऊपर भी हो चुकी है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है, साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी होने वाली थी। किसी पत्रकार ने उनके सामने एक माइक लगाया और माइक लगाने के दौरान बातचीत हुई और तभी कहा कि 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान हम साथ साथ हैं कि इसमें ही एक हिरन का शिकार किया था सलमान खान ने, और उस हिरन की बिश्नोई समाज पूजा करता है, इसलिए इन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो हम उसे मार देंगे। खुलेआम धमकी दी थी, वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद फिर तब से इसका नाम बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। पहली धमकी थी जो साल 2018 में दी थी। साल 2019 में संपत नेहरा को बाकायदा एक जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हें वो जाना है, रैकी करनी है, मौका मिलते ही गोली मार देनी। लेकिन जिस तरह से गैलेक्सी अपार्टमेंट से वो अपने झरोके से झांक कर अपने फैंस को देखते हैं तो वहाँ से गोली चला पाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आधुनिक हथियार होना चाहिए और उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब संपत नेहरा जो होता है वो आधुनिक हथियार को तलाश करने के लिए, लेने के लिए वो वहाँ से मुंबई से आ जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और पकड़ती है तो जब उनसे पूछताछ करती है तो वो स्वीकार कर लेते हैं कि वो सलमान खान की हत्या करना चाहते थे और इसका जो टारगेट दिया था उनके आका ने दिया था, उनके गुरु ने दिया था। साथ ही तीसरी बार जो धमकी मिलती है जून 2022 में जॉगिंग पार्क में, जब ये सलमान खान के पिता सलीम खान बैठे हुए थे तो उनके पास में चिट्ठी लिखी हुई थी और साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम्हारा हाल भी ठीक वैसे ही होगा जैसे कि सिद्धू मूसेवाले का हुआ था। अब इस बात की जब घबराहट तो पैदा हो ही जाती है और जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो महाराष्ट्र की सरकार ने इन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई। तो 24 घंटे साथ रहती है, लेकिन 24 घंटे साथ रहती जरूर है, लेकिन 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे वो साथ नहीं थी। वो कहाँ थी? अब पब्लिक मीडिया उसी का जवाब मांग रही है, पुलिस उसकी भरपाई तो करने की कोशिश करेगी। मार्च 2023 में अलग अलग बार में ऑफिशियल जो मेल आईडी होती है सलमान खान की, उसमें 3 बार मेल मिलते हैं और 3 बार जब मेल मिलते हैं तो पता चलता है कि इसका IP एड्रेस कनाडा के पास था और कनाडा में जो गोल्डी बराड़ हैं शायद वो रहता है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खास व्यक्ति बताया जाता है। और नवंबर 2023 में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को धमकी मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और जब उनको गिप्पी ग्रेवाल को धमकी दी गई थी तो उसमें सलमान खान का नाम भी शामिल था। और ये तो खैर साफ हो ही चुका है कि जिस तरह से इन दोनों शूटरों ने सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी, वो 5 चलाते या 25 चलाते, लेकिन जाहिर सी बात है जब टारगेट सामने ही नहीं होगा तो वो उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दहशत फैलाना ही इन शूटरों का मकसद था और दहशत फैलाकर अगले जो और उनका जो मकसद था दहशत फैलाना, और उस मकसद में वो सफल भी हो जाते हैं। जिस तरह से सलमान खान के भाई अरबाज खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर ये बताया है कि उनका परिवार इस घटना के बाद से बहुत दहशत में है और वो अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस के साथ हैं और साथ ही उन्हें मदद कर रहे हैं जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, ताकि इसमें जो भी शूटर हैं, जो भी लोग हैं, जो भी घटना के के पीछे हैं, वो पकड़े जा सकें। लेकिन जिस तरह से सलमान खान के परिवार में एक दहशत का माहौल है, जब सलमान खान जैसे बड़े स्टार के परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है तो फिर छोटे मोटे जो कलाकार हैं, हीरो हैं, फिर उनकी बिसात क्या है। और यही मकसद था इस तरह से हवाई फायरिंग करके कि सलमान खान में दहशत बैठाई जाए और सलमान खान के साथ जो बाकी नीचे जो उनसे काम करने वाले हैं उनमें दहशत बैठेगी तो प्रोटेक्शन मनी के नाम पर जो मांगोगे वो आराम से मिल जाएगी। अब अगला नंबर किसका है? ये तो खैर ये जो हमला करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, वही बता सकते हैं। भले ही लॉरेंस किसी हाईटेक जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल के अंदर बंद रह के भी वो आराम से इंटरव्यू दे सकता है, आराम से कुछ भी कर सकता है। उसके लिए 500-600 शूटर कुछ भी कभी भी किसी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और ख़ुद भी गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बताने की कोशिश की है कि इसमें अनमोल बिश्नोई ने जिस तरह से ये फेसबुक पे पोस्ट की है, तो उससे अब ऐसा लग रहा है कि भले ही चाहे दिल्ली पुलिस ये कहती हो कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरह से 2 शूटर को महज 48 घंटे में गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया कि नंबर 1 तो हम ही थे और हम ही रहेंगे। और वो ये भी साबित करना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि अब अगला नंबर किसी हीरो या हीरोइन का नहीं बल्कि अनमोल बिश्नोई का हो सकता है।
ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा सूत्र बताते हैं कि अनमोल बिश्नोई का हो सकता है कि एनकाउंटर हो जाए और वो उसका चैप्टर ज़िंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि शायद अब मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों की पुलिस ने इस गैंग को सफाया करने का या ख़त्म करने का पूरी तरह से प्लान बना लिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।